दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत की संसद में 27 और 28 जुलाई को दो प्रश्न किए गए। पहला प्रश्न पूरे देश में पेंडिंग केसेस के बारे में था। दूसरा सवाल पूरे देश में जजेस के खाली पड़े हुए पदों के बारे में था, जिसका जवाब देते हुए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने बताया कि पूरे देश में 4 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं, वहीं 1200 से ज़्यादा न्यायिक अधिकारियों के पद खाली पड़े हुए हैं। अब अगर इन दोनों सवालों को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पेंडिंग केसेस की वजह जजों के खाली पद रहना है। यह बात किसी हद तक सही हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से बात सही नहीं है, क्योंकि जजेस के पद खाली रहना और पेंडिंग केसेस होना दोनों आपस में 100% कोरिलेटिव नहीं है। इसके अलावा और भी वेरिएशंस हैं और भी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से देश में लंबित केसों की तादाद बढ़ती जा रही है। जो जवाब दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस द्वारा, उसके मुताबिक पूरे देश में कुल 4,43,92,136 केस पेंडिंग हैं, जिनमें से अकेले उत्तर प्रदेश में 1,16,35,286 केस पेंडिंग है, जो कि कुल केसेस का 26% से कुछ ज़्यादा बैठता है। जिनमें से कुल 4 करोड़ केसेस में से 10 लाख केसेस तो ऐसे हैं जो कि 30 साल या उससे ज़्यादा से पुराने हैं। वहीं उच्च न्यायालय की अगर बात की जाए तो पूरे देश के उच्च न्यायालय में 60 लाख केसेस पेंडिंग हैं। यहाँ भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 10 लाख से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं, जो कि 16.67% बैठते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी मार्च 2023 तक का डेटा सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, बाकी डेटा जुलाई तक का है, 23 जुलाई तक का है। सुप्रीम कोर्ट में 69,000 केसेस पेंडिंग हैं। अब अगर पदों की बात की जाए, जैसे मैंने बताया 2 सवाल थे। पूरे देश में 1200 जजेस के पद खाली हैं जिला अदालतों में या उससे निचली अदालतों में। इसके अलावा उच्च न्यायालयों में 341 पद खाली हैं, जिनमें से 65 पद केवल इलाहाबाद उच्च न्यायालय में खाली हैं, जो कि कुल पदों का 19% बैठते हैं। अब जवाब में कहा भी गया है कि केवल जजों की कमी ही नहीं, बल्कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी या स्टाफ की कमी के कारण केसेस पेंडिंग हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर कहना यह है, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, कि पूरे देश में बढ़ते हुए पेंडेंसी का कारण सिर्फ जजेस की कमी नहीं है, बल्कि इसके अलावा हमारी वह न्यायिक व्यवस्था भी है जिसको हमने अंग्रेज़ों के समय से अपना कर रखा हुआ है, जिसमें बहुत बड़े संशोधन की ज़रूरत समय के साथ है, लेकिन नहीं किए गए। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, जब कोई वादी अपना कंप्लेंट केस लेकर आता है सेक्शन 200 CRPC के तहत, तो एक प्रक्रिया से उसको गुजरना होता है। उसके कंप्लेंट फाइल करता है, सेक्शन 200 की उसकी इंक्वायरी होती है, उसके बाद उनका एडवोकेट समनिंग पर आर्गूमेंट करता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यदि न्यायालय संतुष्ट हो जाता है और अभियुक्त को समन कर लेता है, उसके बाद एक मजेदार चीज़ आती है कि आप इसमें स्टेप लीजिए, पैरवी कीजिए। ये पैरवी क्या है भाई? अंग्रेज़ों के टाइम से बस चली आ रही है कि पैरवी कीजिए। अब आपके 1 महीने की डेट लग गई है पैरवी करने की। जब आप पैरवी करते हैं तो उसके पास समन जाता है, मिला नहीं, तामील नहीं हुआ, वापस आ गया, फिर उनके वारंट शुरू होते हैं, फिर उनके BW होते हैं, फिर NW होते हैं, और इस प्रक्रिया में कई बार साल, 2 साल, 3 साल भी लग जाते हैं। कई बार तो अभियुक्त आते ही नहीं आता है। जबकि सीधे सीधा ये होना चाहिए था, जब आपने समनिंग पर आर्गूमेंट सुना और अभियुक्त को संतुष्ट होकर समन कर लिया है, तो न्यायालय के यहाँ से ही उसको समन जाना चाहिए। इसमें पैरवी क्या चीज़ होती है? BW हो जाए तब पैरवी कीजिए, NW का आदेश हो जाए तब पैरवी कीजिए। अननेसेसरी इसमें 4-5 महीने का समय बर्बाद होता है। इसी तरह से आपने देखा होगा दूसरे सबसे ज़्यादा केसेस जिनकी तादाद आजकल बढ़ रही है कुटुंब न्यायालयों में, फैमिली कोर्ट में 125 CRPC के तहत आमतौर से महिला अपने पति के विरुद्ध जाती है। वहाँ पर भी यही होता है कि हस्बैंड को समन्स भेजे जाते रहते हैं, कई महीने कई साल लग जाते हैं, समन उसके ऊपर तामील नहीं होते, जानबूझकर उनको अवॉइड करता है। जबकि एक बहुत ही नेचुरल बात है जिसकी जानकारी जजेस को भी है, जुडिशरी को भी है, वकीलों को भी है, वादी प्रतिवादी को भी है, कि जब 125 CRPC के तहत कोई पक्षकार न्यायालय आता है तो उसके पहले उनके बीच में आपस में फैमिली में कोई डिस्प्यूट हुआ होता है। जो डिस्प्यूट हुआ होता है तो उससे पहले उनका कोर्ट कचहरी थाना हो चुका होता है, 498 वगैरह के केसेस हो चुके होते हैं। यानी कि अभियुक्त को ये मालूम है, उसके पति को ये मालूम है कि तुम्हारे विरुद्ध 125 CRPC का मुकदमा भी तैयार है। उनका वकील उनको सलाह देता है और वो उस कोर्ट के ऊपर बाकायदा निगाह रखते हैं, वहाँ पर देखते रहते हैं, वॉच करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय को ये प्रिज्यूम करना चाहिए कि जब 125 के तहत कोई समन केस फाइल किया जा रहा है तो अभियुक्त को उसकी जानकारी है। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा समय ना देकर एक डेट
पर वेट करना चाहिए और अगली डेट पर अगर न्यायालय आदेश में फाइल लगा दे, एक्स पार्टी कर दे, तो आप ये पाएंगे कि 99% केसेस में दूसरी पार्टी अदालत के सामने हाजिर हो जाएगी। आपका जो 2-2, 3-3 साल आप लोगों को घुमाते रहते हैं वो समय आपका बच जाएगा। इसी तरह से आप क्रिमिनल केसेस में देखिएगा, जहाँ पर सरकारी गवाही होती है प्रोसिक्यूशन की ओर से, वो सबसे ज़्यादा डिले करने वाला एलिमेंट होता है। वहाँ पुलिस के गवाह हैं या डॉक्टर्स हैं, उनको मालूम है अभी न्यायालय से समन आया है, फिर BW आएगा, फिर NW आएगा, जब NW आएगा जाकर खड़े हो जाएंगे। और न्यायालय क्या करता है, जैसे ही गवाह आता है NW निरस्त किया और उसकी गवाही करा दी। वहाँ पर न्यायालय को सख्त होना चाहिए। अगर सरकारी गवाह पहले ही समन पर नहीं आता है तो उसके NW करने चाहिए और फिर वो NW आसानी से रिकॉल नहीं किए जाने चाहिए, ताकि नज़ीर बने और गवाहों की आदत में सुधार हो। सरकारी गवाहों की वजह से देखने में आया कई साल तक एविडेंस पेंडिंग पड़ी रहती है। इसके अलावा एक और सबसे ख़ास बात जिसकी वजह से केसेस की तादाद बढ़ रही है, अब आप ये देखिएगा हमारे न्यायालयों में काम होता कितने दिन है। जून का महीना आता है, अंग्रेज़ों के समय से परिपाटी चली आ रही है, पूरा 1 महीना छुट्टियाँ। क्या दुनिया का कोई ऐसी व्यवस्था है, कोई ऐसा विभाग है जहाँ पर 1 महीने के लिए आप काम बंद कर दें? पूरा 1 महीना जज की छुट्टी का, ये बिल्कुल समझ से परे की बात है। इसको बिल्कुल समाप्त किया जाना चाहिए। 1 महीना आपने वहाँ नष्ट कर दिया। उसके बाद जजेस के रूटीन ट्रांसफ़र शुरू होते हैं। इनको मालूम होता है किसका ट्रांसफ़र होने वाला है। जिसका ट्रांसफ़र होने वाला है वो महीना 2 महीना पहले अपना काम में इंटरेस्ट नहीं लेता, काम छोड़कर बैठ जाता है, वो आगे तैयारी में लग जाते हैं। या कुछ लोग अपने जुगाड़ में लग जाते हैं, उनको कहाँ ट्रांसफ़र कराना है, कहाँ नहीं कराना है। तो ये रूटीन ट्रांसफ़र की वजह से डिस्टर्बेंस हुआ। 1-2 महीना, 1 महीना जून की छुट्टी में चला गया, आपके पास 9 महीने बचे। उन 9 महीने आपकी संडे की भी छुट्टी है, सैटरडे भी कहीं कहीं ऑफ होता है। उसके अलावा बहुत सारे दुनिया भर के त्यौहार होते हैं हिंदुस्तान में जिनकी छुट्टियां होती हैं। तो न्यायालय में काम कितने दिन हो रहा है? कहने का मतलब ये है, जो 4 करोड़ से ज़्यादा पेंडेंसी है, इसके लिए आमतौर से देखा यह गया है कि वकीलों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, जबकि वकील का नंबर सबसे बाद में आता है। वकील की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अगर न्यायालय उसमें सख्त हो जाए, न्यायालय अपने काम में सीरियस हो जाए और चाहे कि उन्हें काम करना है, तो वकील की कोई ताकत नहीं कि उस कार्य को डिले कर सके। अगर इन पेंडिंग केसेस की तादाद को ख़त्म करना है तो बहुत सारे परिवर्तन करने की ज़रूरत है। ये पुरानी परंपराएं बदलनी होंगी, कानून में बहुत सारे परिवर्तन लाने पड़ेंगे। ये पैरवी सर्वे का स्टेप्स, इनको का प्रोविज़न ही समाप्त कर देना चाहिए। इनके रहते मुकदमों में तेज़ी नहीं लाई जा सकती। आप एक उदाहरण देखें, यहाँ पर किसी भी पुराने शहर में जाइए तो आप देखते हैं जाम लग गया। आप कहते हैं कि साहब सड़कें जो है छोटी पड़ गई हैं और आबादी बढ़ गई है, व्हीकल बढ़ गई, इसलिए जाम लगे। लेकिन अगर आप कभी ध्यान देंगे, जाम उसकी वजह से नहीं लगता है। जाम लगता है जब लोग नियमों का पालन नहीं करते। कोई दाएं से आता है, कोई बाएं से आता है, कोई सामने से आता है, वो आके जाम लगा देते हैं, ट्रैफिक जैम कर देते हैं। अगर उन्हीं सड़कों पर लोग नियमों का पालन करके सीधे सीधे चलें तो कभी जाम नहीं लगता। आज भी सड़कें पर्याप्त हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वह पर्याप्त है, उसकी वजह से कार्य पेंडिंग नहीं है। कार्य पेंडिंग होता है जब हम कार्य करना नहीं चाहते या कार्य करने के गलत तरीके हम अपनाते चले आ रहे हैं। यदि सरकार चाहती है, यदि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि कार्य को तेज़ी से निपटाया जाए, तो उनको कुछ ना कुछ बड़े परिवर्तन, बड़े कदम उठाने होंगे। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।